हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल अकेडमी एडुवर्ल्ड। हम कर रहे थे न्यूक्लियर केमिस्ट्री, उसके इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स। ओके, जो इम्पोर्टेंट है जो उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट। ओके, जो इसरो लेने जा रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट। तो इसका जो पहला पार्ट है, पार्ट फर्स्ट, वो मैंने अपलोड कर दिया। अब कुछ एक दो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से आ सकते हैं, तो वो बता देती हूँ। तो इससे न्यूक्लियर केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगी। इसके बाद में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिनमें प्रीवियस ईयर में आ रखा है काफ़ी, और आ सकता है वो एरिया में कवर करूँगी उतना उतना पार्ट नेक्स्ट टॉपिक्स का। ओके, तो इसके अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री इसी पार्ट में ही फिनिश कर देते हैं। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो भी सब अटोमिक पार्टिकल्स होते हैं ना, या न्यूक्लियॉन्स अदर पार्टिकल्स होते हैं, सब अटोमिक पार्टिकल्स। ओके, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मीजॉन्स, इनका ना मास, सबका मास अलग अलग है। तो बस इतना सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किसका मास सबसे ज़्यादा है, कौन हैवी है, कौन लाइटर है। तो आपको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर बताने जा रही हूँ। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आप लर्न कर लेना है आपने। तो बस इसमें से आप जब भी नेक्स्ट आपको कभी क्वेश्चन आता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मास के रिगार्डिंग, ओके, तो कौन सा हैवियर है, कौन सा लाइटर है, तो आप इजीली उसको टिक कर सकते हो। ओके, तो सबसे जो ज़्यादा जिसका मास होता है, जो सबसे हैवी होते हैं, वो पार्टिकल्स होते हैं अपसिलॉन। अपसिलॉन, इनका मास सबसे ज़्यादा होता है। ओके, तो इनको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, अपसिलॉन। इसके बाद ये इंक्रीज, ये इसका मास सबसे ज़्यादा होता है। इससे कम होता है मीजॉन्स का। ओके, उससे कम होता है अल्फा पार्टिकल्स का। उससे कम होता है एक टाउ पार्टिकल्स होते हैं, टाउ, उनका। उससे कम होता है न्यूट्रॉन्स का। क्लियर? इससे कम प्रोटॉन्स का। ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। इसके बाद काउ, KAON, काउन। ओके, जिनके ऊपर इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, K पॉजिटिव एंड K ज़ीरो। ओके, तो इनका। इसके बाद पायान। ओके, पायॉन, जब पाई पार्टिकल्स हैं, जो पायॉन पार्टिकल, पाई पॉजिटिव एंड पाई नेगेटिव, इनका। इसके बाद पियायन, पाई ज़ीरो। ओके, नॉट है जो छोटा सा ज़ीरो डालना है, ये वाले पार्टिकल्स। इसके बाद म्यून, MUON। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स। एंड सबसे कम जो मास होता है, सबसे लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, वो होते हैं न्यूट्रिनो। क्लियर? ये वाले हैं। तो ये वाली सीरीज इधर से स्टार्ट होती है, यहाँ तक जाके ख़त्म होती है। सबसे ज़्यादा हैवी मास, तो ये मास का है, अप्रॉक्सीमेट मास जो है। तो इससे क्वेश्चन पिछली बार आ रखा है जिसमें मास पूछा गया था कि मीजोन्स लाइटर है या न्यूट्रॉन लाइटर, लाइटर पार्टिकल्स है, ऐसे करके हैवियर कौन सा है। तो आप इस सीरीज को याद कर लो, बिल्कुल करेक्ट है ये वाली। इसके अकॉर्डिंग आपको मास तो लर्न करने की नीड नहीं है, बस इसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन टिक कर देना है। कई बार ऐसा होता है कि वो सिंबल भी दे सकता है। ओके, तो आपको नहीं पता है, तो जो मीजोन्स, जैसे न्यूट्रिनो पार्टिकल्स है, तो इनका सिंबल है ऐसे करके, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन तो E नेगेटिव। ओके, म्यून पार्टिकल्स है जो म्यू, म्यू से म्यू नेगेटिव। पायॉन्स तक इनका सिंबल तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ओके, प्रोटॉन को P, स्मॉल p से P पॉजिटिव ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। न्यूट्रिनो को N0 ऐसे, और टाओ को टाओ माइनस। और अल्फा पार्टिकल्स जो मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया था, H2HE4। ओके, ये वाला हो गया। और मीजोन्स जो है वो जहाँ तो कैपिटल J से या 5 से।
साइज से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये वाला जो है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये वाला, तो ये वाला डिक्रीजिंग ऑर्डर है पार्टिकल्स का मास का। तो इससे एक क्वेश्चन कवर हो पीछे हुआ है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ है मास का, तो इसलिए आपने ये वाली सीरीज लर्न करके जानी है। क्लियर, एक ये हो गया। इसके बाद कुछ मॉडल हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, न्यूक्लियर मॉडल्स, वो बता देती हूँ आपको, उससे कोई क्वेश्चन कवर होता है तो आपको मेन सा बता देती हूँ, ज़्यादा नहीं करने की नीड है। फिलहाल आपके पास टाइम भी कम है, आपके एग्ज़ाम की जो डेट है वो भी अनाउंस हो जाएगी शायद जल्दी। तो सबसे पहले अब बताती हूँ मैं आपको न्यूक्लियर मॉडल्स। क्लियर, तो एक जो न्यूक्लियर मॉडल है दैट इज लिक्विड ड्रॉप मॉडल। लिक्विड ड्रॉप मॉडल, तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है उसके लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियस है वो एक ड्रॉप की तरह, फ्लूइड का कोई भी ड्रॉप है उसकी तरह बिहेव करता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, न्यूक्लियर बिहेव लाइक अ ड्रॉप ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, न्यूक्लियस behaves like a drop of इनकम्प्रेसिबल, वो फ्लूइड जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की तरह बिहेव करता है। और इसमें दूसरी बात जो याद रखने वाली है कि न्यू लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, ये हेल्प करता है, एक्सप्लेन करता है न्यूक्लियर फिजन। ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करता है। ओके, बट इसकी एक जो लिमिटेशन है वो क्या रहेगी, इसी की, कांट एक्सप्लेन, ये नहीं एक्सप्लेन करता है मैजिक नंबर, मैजिक नंबर को भी एक्सप्लेन नहीं करता है, कांट एक्सप्लेन मैजिक नंबर, या न्यूक्लियर की जो फाइन स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन नहीं करता है, और फाइन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। तो ये 3 पॉइंट सफिशिएंट है इसमें। सेकंड वाला है शेल मॉडल। शेल मॉडल, इसके अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। जैसे इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं ना एटम में, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स हैं, और उनमें जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियस के पार्टिकल्स हैं, सारे के सारे उन एनर्जी लेवल्स में वैसे ही सेटल हैं जैसे एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, न्यूक्लियॉन्स ऑक्यूपाई discrete energy levels like electrons in atoms, like electrons in atoms। क्लियर, और ये जो है एक्सप्लेन करता है मैजिक नंबर। लिक्विड ड्रॉप मैजिक मॉडल था वो मैजिक नंबर को एक्सप्लेन नहीं करता है, बट शेल मॉडल जो मैजिक नंबर को एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन मैजिक नंबर्स। ओके, और यही हेल्प करता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि किसी भी न्यूक्लियाई की स्पिन एंड पैरिटी क्या है। ओके, तो इसके बारे में ज़्यादा, पैरिटी के बारे में यहाँ पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, तो इतना ही याद रख लो कि ये हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने के लिए, टू प्रिडिक्ट स्पिन एंड पैरिटी ऑफ न्यूक्लियाई। क्लियर, बट इसकी एक लिमिटेशन भी है, वो क्या है, ये लेस एक्यूरेट रिजल्ट बताता है, लेस एक्यूरेट फॉर हैवियर न्यूक्लियाई। जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं उनके लिए ये लेस एक्यूरेट मॉडल है, तो इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं बता पाता। तो यही बस आपने याद रखना है शेल मॉडल के अंदर। इसके बाद एक और मॉडल है दैट इज कलेक्टिव मॉडल।
कलेक्टिव मॉडल, तो कलेक्टिव मॉडल में क्या है, इसमें कंबाइन कर दिया गया है, इसमें क्या है, कंबाइन किया हुआ है शेल मॉडल को विद रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन ऑफ न्यूक्लियस। तो उसने क्या कहा, शेल मॉडल ने क्या कहा था कि न्यूक्लियॉन्स डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में बैठे हैं और इसी के साथ जो न्यूक्लियस है उस शेल मॉडल में के जो रूल है कि न्यूक्लियॉन्स जो है पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स में है, वो इसी में इसमें भी बोला हुआ है कलेक्टिव मॉडल में। और साथ ही क्या है कि जो रोटेशनल न्यूक्लियस है वो रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन भी देता है। तो ये एक इसी का नाम है कलेक्टिव मॉडल। तो ये क्या करता है, कंबाइन करता है शेल मॉडल को, इट कंबाइंस शेल मॉडल, तो जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो एनर्जी लेवल्स में ऑक्यूपाई है। साथ ही साथ जो न्यूक्लियस है वो शो करता है रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन। क्लियर। और ये एक्सप्लेन करता है, कलेक्टिव मॉडल हेल्प करता है, इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग एक्साइटेड स्टेट्स एंड न्यूक्लियाई के अंदर अगर कोई भी डिफॉर्मेशन हो जाती है। ओके, तो ये एक्सप्लेन करता है एक्साइटेड स्टेट्स एंड डिफॉर्मेशन इन न्यूक्लियाई। क्लियर। बट ये नेचर में जो इसकी लिमिटेशन है ये हैंडल करने में कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, ये इसकी लिमिटेशन होगी, ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा। तो ये था कलेक्टिव मॉडल। इसके बाद नेक्स्ट है एक फर्मी गैस मॉडल। फर्मी गैस मॉडल, इसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, न्यूक्लियॉन्स को ट्रीट करता है एज ए फ्री पार्टिकल्स इन अ पोटेंशियल वेल। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियॉन्स बिल्कुल फ्री पार्टिकल है, एक वेल के अंदर जैसे बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियॉन्स क्या है, एक फ्रीली पार्टिकल्स है, न्यूक्लियॉन्स ट्रीटेड एज free particles in a potential well. ओके, फर्मी गैस मॉडल, जैसे गैस के पार्टिकल्स होते हैं फ्रीली मूव करते हैं, उसी तरह इसके अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो भी एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर फ्रीली मूव करते हैं। तो ये हेल्प करता है टू डिटरमाइन, यूजफुल है फॉर हाई एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए, यूजफुल है फॉर हाई एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए। क्लियर। बट इसकी जो लिमिटेशन है या ये एक अलग पॉइंट है कि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इतना सिंप्लीफाइड मतलब मॉडल है ये कि इसके अंदर जितने भी इसने क्या किया हुआ है, इसके अंदर क्या है, जो भी न्यूक्लियंस के अंदर भी कुछ ना कुछ इंटरेक्शंस होती हैं, तो इसके अंदर सारी की सारी इंटरेक्शंस वो इग्नोर की जाती हैं, इसलिए बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड मॉडल है ये वाला। ओके, ओवर सिंप्लीफाइड मॉडल है। तो क्यों ओवर सिंप्लीफाइड मॉडल है, क्योंकि इसमें जितनी भी इंटरेक्शंस हैं न्यूक्लियॉन्स के अंदर, ओके, इंटरेक्शंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स सारी की सारी क्या होती हैं, इग्नोर होती हैं। तो इसलिए ये एक तरह की इसकी लिमिटेशन ये है कि ये ओवर सिंप्लीफाइड मॉडल है। क्लियर। नेक्स्ट है एक ऑप्टिकल मॉडल। ऑप्टिकल मॉडल, इसके अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियस है उसको ट्रीट किया जाता है एक वेल की तरह,
और जिसका कम्प्लेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ऑप्टिकल मॉडल ये डील करता है विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, न्यूक्लियस को ट्रीट किया जाता है, न्यूक्लियस ट्रीटेड एज अ पोटेंशियल वेल, ओके, विद कॉम्प्लेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये हेल्प करता है मॉडल टू स्टडी स्कैटरिंग, ऑप्टिकल लाइट के रिगार्डिंग हो गया ना, ऑप्टिक्स, ये हेल्प करता है टू स्टडी स्कैटरिंग, ओके, एंड एक्सप्लेन करता है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक स्कैटरिंग होती है जो न्यूक्लियॉन्स की, ओके, यही वाली स्कैटरिंग मोशन किनका एक्सप्लेन करता है, इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, तो ये सारी इसकी एडवांटेजेस है। एक इसकी जो लिमिटेशन है वो क्या है, ये अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखनी है, न्यूक्लियस की इंटरनल स्ट्रक्चर को एनालाइज करना है, तो ये उसके लिए सूटेबल मॉडल नहीं है, ओके, सो ये सूटेबल नहीं है, नॉट सूटेबल फॉर इंटरनल स्ट्रक्चर एनालिसिस। क्लियर, तो एक ये वाला है ऑप्टिकल मॉडल। इसके बाद जो लास्ट मॉडल बचता है दैट इज क्लस्टर मॉडल। तो इसको रीड कर लो एक बार, तो थोड़ा थोड़ा सा आइडिया रहता है जब आप बहुत सारे टॉपिक्स, मतलब वहाँ पर ऑप्शंस आएंगे, अगर मॉडल के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाता है तो आप टिक कर सकते हो। जैसे ऑप्टिकल मॉडल है वो ऑप्टिक्स के रिगार्डिंग, लाइट के रिगार्डिंग, जैसे स्कैटरिंग के रिगार्डिंग डील करता है, तो ये सारी स्टडी तो न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के रिगार्डिंग हो रही है, तो ये न्यूट्रॉन्स की स्कैटरिंग के रिगार्डिंग होता है, ओके। लिमिटेशन वो नहीं पूछेगा वो, बट ऊपर जो एडवांटेजेस हैं वो पूछेगा कि कौन सी वाली किसकी है। तो क्लस्टर मॉडल है जो, तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस को कंसीडर किया जाता है एज अ ग्रुप ऑफ टाइटली बाउंडेड क्लस्टर, ओके। तो जैसे अल्फा पार्टिकल्स हैं, तो इसी तरह न्यूक्लियस है जो, इसमें क्या ट्रीट किया जाता है, न्यूक्लियस ट्रीटेड एज अ ग्रुप ऑफ, जैसे एक ग्रुप है टाइटली बाउंडेड क्लस्टर्स, ओके। तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जैसे वो टाइटली बाउंड हो रखे हैं, एक क्लस्टर सा बन रखा है, तो वो बन जाता है एक न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को ट्रीट किया जाता है एक क्लस्टर की तरह, ओके। इसके एडवांटेज है कि एक्सप्लेन करता है कुछ लाइट न्यूक्लियाई एंड कुछ डिके मॉड्स को, एक्सप्लेन सर्टेन लाइट न्यूक्लियाई एंड डिके मॉड्स। क्लियर, तो ये इसकी लिमिटेशन ये है कि कॉमनली यूज नहीं होता है, कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियाई के लिए ही, स्टडी के लिए ही इसको यूज किया जाता है, तो ये लिमिटेड है, ओके। ये इसकी लिमिटेशन है कि ये लिमिटेड है टू स्पेसिफिक न्यूक्लियाई। तो ये है बच्चे आपके मॉडल्स, जो न्यूक्लियर मॉडल्स हैं। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन एडवांटेज डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड आ सकता है, तो एक बार आपने ये पढ़ के जाना है, ओके। तो एक छोटे छोटे से पॉइंट्स बताती हूँ आपको। तो जैसे लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, ओके, लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, ये हेल्पफुल है अंडरस्टैंड करने के लिए फिजन एंड बाइंडिंग एनर्जी, ओके। तो इससे इंफॉर्मेशन मिल सकती है फिजन एंड बाइंडिंग एनर्जी, याद रखने के लिए फिजन एंड बाइंडिंग एनर्जी। इसी तरह दूसरा है जो शेल मॉडल, ये हेल्पफुल है, इंफॉर्मेशन दे सकता है मैजिक नंबर के रिगार्डिंग, ओके, एंड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग।
और जो फर्मी गैस मॉडल है वो तो यूज़ होता है हाई एनर्जी फिजिक्स के अंदर। ओके, बाकी आप इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है। ओके, एक क्वेश्चन और एक बात याद रखने वाली है, जो क्लस्टर मॉडल है, क्लस्टर मॉडल ये एक्सप्लेन करता है अल्फा डिके। ओके, तो ये है आपने याद रखना है बस। इसके बाद तो एक चीज़ और अब आपके साथ डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी, जैसे रेडियो एक्टिविटी डिके लॉ आज हमने पढ़ा था। ओके, वो वीडियो मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था, रेडियो एक्टिव डिके लॉ। तो उसमें एक टर्म जो डिस्कस नहीं करी थी, दैट इज एक्टिविटी। तो एक्टिविटी क्या होती है? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशंस। ओके, एक्टिविटी मीनिंग रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशंस, कितने टाइम में कितने एटम्स डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, डिके कर रहे हैं, तो दैट इज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, दैट इज एक्टिविटी। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से, याद रखो ये इक्वल होती है ए इज इक्वल टू लैम्डा एन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से, इसका फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू लैम्डा एन। तो इसके बेस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, छोटा सा आसान सा। तो इसमें लैम्डा वही है, डिके कांस्टेंट ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस करा है, और एन भी वही एन ही है, रिमेनिंग जो अनडिकेड न्यूक्लियाई, जो नहीं टूटते हैं, जिनका डिके नहीं हुआ होता है, अनडिकेड एटॉमिक न्यूक्लियाई। क्लियर? तो एक्टिविटी ए इज इक्वल टू लैम्डा एन। और दूसरी बात मैंने पहले पिछली वीडियो में बताई थी, डिके जो होता है वो एक्सपोनेंशियल नेचर का रहेगा, लीनियर नहीं। तो ये भी याद रखना है, डिके इज एक्सपोनेंशियल। Radioactive decay shows exponential behavior, not linear. ओके, और जो हाफ लाइफ टाइम निकाला था, बताया था आपको, वो भी हर एक जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है उसके लिए कांस्टेंट रहता है। ओके, और वो अफेक्ट नहीं करता, टी हाफ है जो, वो इंडिपेंडेंट होता है, वो इफेक्ट नहीं, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट रहता है। किसकी इफेक्ट नहीं पड़ता इसके ऊपर? टेम्परेचर का, प्रेशर का एंड अदर केमिकल स्टेट्स का, किसी भी चीज का इफेक्ट टी हाफ के ऊपर नहीं पड़ता है। तो टी हाफ कांस्टेंट रहता है, टी हाफ इंडिपेंडेंट होता है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी जो हमने अभी ए कैपिटल बताया मैंने आपको, एक्टिविटी होती है जो वो टाइम के साथ डिक्रीज करती है, एक्टिविटी डिक्रीजेज ओवर टाइम। ओके, तो एक ये वाला है, ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल पूछ सकते हैं। टी हाफ जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, प्रेशर का तो नहीं पड़ता है। टी हाफ कांस्टेंट रहता है, उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, अनअफेक्टेड रहता है बाय टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर केमिकल स्टेट्स। ओके, लास्ट एक डिस्कस करती हूँ, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। मैंने आपको पहले भी ये समझा दिया था, तो अब थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये एक लॉ दिया था सोडी एंड फजान। ओके, उन्होंने दिया था, सोडी एंड फजान, दो पर्सन थे, उन्होंने दिया था। तो इसको सोडी फजान रूल भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ओके, और इसका दूसरा नाम क्या है? सोडी एंड फजान्स रूल। तो उन्होंने दिया था ये 1913 में। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई अल्फा पार्टिकल्स अमिट होते हैं, जहाँ बीटा पार्टिकल्स अमिट होता है, ओके, रेडियो एक्टिव रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान, या कैप्चर होते हैं, तो इन वजह से क्या होता है? अल्फा बीटा इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है, गामा पार्टिकल, गामा रेडिएशंस कैप्चर होते हैं, पॉजिट्रॉन। तो किसी भी वजह से अगर कोई कैप्चर हो रहा है पार्टिकल, या क्या हो रहा है, अमिट हो रहा है, तो उसकी वजह से जो हमारा अटोमिक न्यूक्लियस है उसका अटोमिक नंबर एंड मास नंबर में चेंज आ जाता है। तो वो अब पीरियोडिक टेबल में भी वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, पीरियोडिक टेबल में भी उसका
एटॉमिक नंबर चेंज होने से, मास नंबर चेंज होने में, तो वो अब उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, अब वो पीरियोडिक टेबल में किसी और पोजीशन की ओर मूव कर जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग हमने देखना है कि जैसे अल्फा पार्टिकल ये जो डिके होते हैं ना, जैसे तो जैसे सपोज करो अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं, अल्फा पार्टिकल अमिट हो रहे हैं किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में, तो वो होता है अल्फा डिके। ओके, तो अगर अल्फा डिके हो रहा है तो ऑब्वियसली देखो बच्चा, ए से कोई भी बी बन रहा है एटॉमिक न्यूक्लियाई और अल्फा पार्टिकल्स अमिट हो रहे हैं, ये है अल्फा पार्टिकल। तो इसका मास m था, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन था, जो एटॉमिक नंबर था वो था z। तो इसके देखो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था, तो इसका एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाएगा बाई 2 एंड मास नंबर डिक्रीज हो जाएगा बाई 4। तो हम अब पीरियोडिक टेबल में पोजीशंस की बात कर रहे हैं, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ के अंदर पोजीशन की। तो उसके अकॉर्डिंग अब पोजीशन हमें एटॉमिक नंबर ही बताएगा। तो अब अगर अल्फा पार्टिकल अमिट हो रहे हैं तो उस केस में एटॉमिक नंबर यहाँ पर नए वाले का कितना डिक्रीज हो रहा है, बाय 2। तो अगर एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस वो अब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट की ओर मूव करेगा, तो वो टू ग्रुप्स टू लेफ्ट। ओके, तो 2 ग्रुप लेफ्ट की ओर मूव कर जाएगा। तो अगर उसका एटॉमिक नंबर 7 था तो अब कितना हो जाएगा, 7 - 2 5। ओके, अब न्यू एटॉमिक नंबर हो जाएगा उसका 5। तो ये तब होगा जब अल्फा डिके होगा। तो अल्फा डिके में जो पीरियोडिक टेबल में शिफ्टिंग आती है वो 2 ग्रुप पीछे चला जाता है। ओके, न्यू एलिमेंट है जो न्यू एटॉमिक न्यूक्लियाई बनता है। इसके बाद अगर बीटा डिके होता है, बीटा डिके मीनिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ए से बी बनता है और ये हो गया बीटा डिके, ये है आपका बीटा पार्टिकल, ये एम एंड जेड। तो यहाँ पर क्या आ गया, जेड प्लस, क्योंकि ओवरऑल जो एटॉमिक नंबर है, ओवरऑल चार्ज वो ऐड करोगे तो वो जेड ही बनेगा। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने पहले ही समझाया था आपको, पिछली वीडियो देख लो, उसमें मैंने आपको बताया था। तो ये मास में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो एटॉमिक नंबर चेंज हो गया बाय +1। तो पहले अगर 6 होगा सपोज, तो अब बन गया 7। इट मीन एक नंबर बढ़ गया, तो वो अब राइट की ओर मूव कर जाएगा, 1 ग्रुप टू द राइट, 1 ग्रुप टू द राइट। तो ये तब होगा बीटा डिके में। अल्फा डिके में 2 ग्रुप्स टू द लेफ्ट, बीटा डिके में 1 ग्रुप टू द राइट। और अगर पॉजिट्रॉन ओके, जिसको बीटा पॉजिटिव भी बोलते हैं, जहाँ ऐसे भी बोला जाता है, ओके, या ई पॉजिटिव। तो ये अगर अमिट होते हैं तो इस केस में ए से बनता है बी, चार्ज रहेगा वही +1, तो उस केस में क्या चेंज आएगा, Z-1। तो इस केस में अगर आप देखो तो एटॉमिक नंबर 1 डिक्रीज हो गया, तो 1 ग्रुप टू द लेफ्ट, राइट। तो न्यू एलिमेंट आ जाएगा पीरियोडिक टेबल में 1 ग्रुप टू द लेफ्ट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर की। इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर मीनिंग ए से बी तो बन रहा है, बट इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने के बाद, तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने के बाद m+0 मास तो वही रहेगा, बट ये क्या बन जाएगा, Z-1। तो अब एटॉमिक नंबर क्या हुआ, ए से सपोज करो 7 था, तो 7 - 1 6, तो 1 ग्रुप टू दी लेफ्ट। ओके, डिक्रीज कर गया, 1 ग्रुप टू दी लेफ्ट, किसके केस में, इलेक्ट्रॉन कैप्चर के केस में। और अब अगर हम गामा की बात करें, अगर गामा डिके होता है तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जिनका कोई चार्ज नहीं, कोई मास नहीं, तो उस केस में क्या हुआ, गामा रे रिलीज हो रही है, तो उसमें कोई भी शिफ्ट नहीं होगी, नो शिफ्ट। इसमें मैं पिछली वीडियो में बताया था। जैसे एग्जांपल है कोबाल्ट 60 एक्साइटेड स्टेट में है, कन्वर्ट होता है कोबाल्ट 60 ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट में रिलीज करता है गामा रे। तो कोई भी मास में चेंज नहीं आया, कोई भी एटॉमिक नंबर में चेंज नहीं आया, जस्ट स्टेट चेंज हुई है, उसकी वजह से गामा रेडिएशन रिलीज हुई है। ओके, तो बस यही है गामा डिके।
ओके तो ये यहाँ से क्वेश्चन अब एक आपका आ सकता है, गामा डिके में क्या होता है, शिफ्टिंग पीरियोडिक टेबल में कैसे जाती है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है कि कम होता है, लेफ्ट और राइट साइड। सो इस अकॉर्डिंग ये एक क्वेश्चन आपका बन सकता है डिके से, अल्फा डिके, बीटा डिके, पॉजिट्रॉन बीटा डिके, इलेक्ट्रॉन कैप्चर एंड गामा डिके, इसके अकॉर्डिंग। तो वो मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। तो अगर नहीं पता चला, पिछली वीडियो में मैंने एग्जाम्पल्स देकर आपको बताया था। अब इस यहीं पर इतना ही सफिशिएंट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, इससे ज़्यादा करने की नीड नहीं है। और इसके रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन कुछ भी हुआ वो मैं आपको एट दी एंड प्रैक्टिस सीरीज में प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हो, मतलब सॉल्व करके देख रहे हो, कहीं पर कोई इशू आ रहा है समथिंग लाइक दैट, तो आप, मैंने जो डिस्कशन ग्रुप बना दिया है टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहाँ पर मैंने जो सुख अकेडमी एडुवर्ल्ड के मेन जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जाओगे तो उसको ज्वाइन कर लोगे, और उसमें एक लिंक दिया डिस्कशन ग्रुप का मैंने, वो वाला आप ज्वाइन करो और उसमें आप अपने डाउट्स वगैरह डाल सकते हो। तो वहाँ पर मैं आपको आपकी हेल्प कर दूँगी, सॉल्व कर दूँगी। इसके बिना जो भी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है वो कोशिश करूँगी वहीं प्रोवाइड कर दूँ, अदरवाइज़ यहाँ भी प्रोवाइड कर सकती हूँ यूट्यूब पे। तो बस ऐसे अपनी प्रैक्टिस करो। अभी आपकी डेट जो है एग्ज़ाम की अनाउंस नहीं हुई है, बट हो जाएगी प्रॉबेबली, मे बी इन सितंबर हो जाएगा आपका एग्ज़ाम, नॉट श्योर बट मे बी हो जाए। तो लेट्स वेट, तब तक आप प्रेपरेशन करो। और कोई भी प्रॉब्लम है आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, कोई भी और क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो यहाँ पर। और कोई हेल्प चाहिए या कोई आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपका कवर नहीं हो रहा और आप वीक हो उसमें, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग मैं वो वीडियो पहले बना सकती हूँ। ओके, सो अपनी प्रेपरेशन रखो। तो एग्ज़ाम की डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है। सो अपना डिसिप्लिन में रहो और साथ ही साथ कंसिस्टेंट रहकर अपनी प्रेपरेशन करते रहो। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।